हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन। इसमें हमने गाला का पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 उसका सेक्शन सी देख लिया था। आज हम देखेंगे पेपर नंबर 5 का सेक्शन नंबर सी। अगर आपने पहले नहीं देखा है सेक्शन ये 1, 2, 3, 4 तो उसको चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आज हम करेंगे पेपर नंबर 5। इससे पहले मैं पेपर नंबर 5 पे आऊं, क्या मैं आपको दो चीज क्लियर करूंगा। पहला, बेटा जी, अगर सही नॉलेज मेरे पास है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा। या तो सपोज मेरे पास ये पेन है, अब मार्केट में इससे अच्छे पेन है कि नहीं, जब मैं तपास करूंगा, जब मैं मार्केट में जाऊंगा दूसरी पेन की इंफॉर्मेशन लूंगा, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि यार मेरी पेन की क्वालिटी और दूसरी मार्केट में जो दूसरी पेन है उनकी क्वालिटी में क्या फर्क है। तो बेटा जी, कितनी बार क्या आपको लगता है कि सर ये वाला सेक्शन तो मैं पूरा कर चुका हूं, लेकिन बेटा एक बार ये वीडियो देख, एक बार इसकी नोट्स को पढ़ के देख। अगर तेरे को ना लगे ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर इन डेप्थ रिसर्च किया हुआ है। दूसरे, मैंने जो अपनी नोट्स बनाई है ना, इतनी मस्त बनाई है, एक बार तो पढ़ के देखना नोट्स, तो बाकी अपनी किताब भूल जाएगा, इतनी मस्त मैंने नोट्स बनाई है। तो क्या कर, तो एक तो वीडियो को पूरा देखना ताकि सही गाइडेंस मिलेगा, सही कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, मैं एक और, आप बोलो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के बोल सकता हूं आपको, ये कोई नहीं बोलेगा कि अगर मेरा वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको वो कंसेप्ट क्लियरिटी तो होगी, याद भी हो जाएगा। हाँ सच में इतना मस्त याद होगा कि यार मतलब किताब खोलने के लिए, जब आप किताब खोल के सेल्फ स्टडी करोगे तो लगेगा यार ये तो मस्त तरीके से याद हो रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। सेकेंड थिंग क्या, कि जो मैं नोट्स पढ़ाने वाला हूं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वेरी गुड, ओ वाओ सर। देखो बेटा, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर नोट्स दो ना, नोट्स दो ना, आपके नोट्स अच्छे लगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई ना, नोट्स पहले से ही मैं आपको अवेल करवा देता हूं। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नोट्स आपके पास आ जाएगी। तो ये सेक्शन नंबर सी की पूरे आंसर शीट आपके पास आ जाएगा। हुई ना बड़ी अच्छी बात। तो चलो अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे आज के वीडियो पे, पेपर नंबर 5 सेक्शन नंबर सी। तो ढन टन टन टन। ओके बेटा जी, तो हमारा इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 5 सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 24 नंबर के ये रहे स्क्रीन पे। ओके, What is mean by graph and state its uses? बेटा ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। देख बेटा जी, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी दिया हुआ है। और सर कीवर्ड दो ना, तो मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड भी दिया है। बोलो इससे अच्छी बेहतर नोट्स क्या होगी? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब अगर इसको भी आप देखोगे तो ये भी मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पे कीवर्ड्स इसमें भी हाईलाइट करके मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो देखो एक बार इस नोट्स को देखो ना, और इसको पढ़ना, और फिर बोलना कि क्या मस्त नोट्स है। अगर नोट्स अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि सर आपकी नोट्स में पढ़ रहा हूँ और मेरे को बहुत मजा आ रहा है। ओके, आफ्टर ऑल इतनी मेहनत करते हैं और जब आपकी कमेंट आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट से याद आया, मैं एक बंदे की तारीफ करना चाहूंगा, हमारे कमेंट मैन। आपने कॉमन मैन बहुत सुना होगा, लेकिन हमारे हैं कमेंट मैन। इतने भर भर के हमारे मैम, जैसे रितु मैम है, पवन सर है, मेरे लेक्चर के अंदर जो कमेंट लिखते हैं, रियली कल हम उनके कमेंट पढ़े थे, उन्होंने 16-17 कमेंट इतने भर भर के लिखे थे और रियली बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोगों का भी दिल से शुक्रिया। आपको जब कमेंट में लिखता है ना आपकी सब में जो अच्छा लगा, तो हमको भी मालूम पड़ता है कि हाँ हमारे लेक्चर आपको अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, आनंद बढ़ रहा है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर से बताएं अपनी फीलिंग को कि हाँ सर ये चीज हमें को बहुत अच्छी लगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज को बताएं जिसके अंदर आपको अच्छा लगे। अगर आपको कुछ कोई समझ में नहीं आ रही या कुछ चीज और डिटेल में चाहिए, कोई चीज का रिवीजन चाहिए, कोई चीज का वन शॉट चाहिए, वो भी बता दो कमेंट के अंदर। भर डालो कमेंट से, हम कमेंट देखते हैं और कमेंट का आपका रिप्लाई भी करते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि अगली बार आपको क्या चाहिए, इस वीडियो में आपको कहाँ तकलीफ हुई, या तो और जो भी आपका जो भी है वो आप कमेंट में जरूर से बताएगा।
ठीक है, तो चलो आते हैं हमारे इस पॉइंट पे। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा, मतलब जो डेटा है उसको हम, जो डेटा है जिसको हम ऑब्जर्व करें उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में? बाय वे ऑफ पिक्चर। वापस, जो ग्राफ है, जो डेटा है, और डेटा कौन सा? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस डेटा को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय वे ऑफ पिक्चर। क्या ये डेटा, अभी हम ग्राफ की बात करें, क्या ये ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है? नहीं नहीं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कौन होता है? वो होता है डायग्राम। यहां पे कैसा डेटा होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायग्राम में कौन सा होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहां पे स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद चाहिए होती, लेकिन डायग्राम में नहीं चाहिए होते। आपका डबल रिवीजन हो रहा है। ड्रोन यहां पे कौन से, क्योंकि यहां पे पूछा था स्टेट इट यूजेस, तो हम यहां पे कहां पे यूज करते हैं? जब डेटा क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स अनक्लियर इंफॉर्मेशन होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, What kind of difficulty are faced with, while using data CD? जब हम डेटा सीडी बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है बेटा जी? जब हम सीडीज वगैरह बनाते हैं ना, तो ये डेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा ही यूज होता है, और उसके कारण ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। इतना ज्यादा डेटा सीडी में डाला। वैसे अभी की बात करूं, आज के जमाने की बात करूं, तो अभी ये सीडी वगैरह यूज नहीं होती। पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले तक यहाँ पे सीडी वगैरह यूज होती रही। तो जब हम डेटा, इतना सारा डेटा सीडी में डालते थे, सीडी स्क्रैच हो जाती थी, सीडी रीडेबल नहीं करती थी, सीडी घिस जाती थी, तो उसके कारण क्या था? प्रॉब्लम आती थी। और सीडी में आप ज्यादा डेटा डालोगे, कहाँ पे क्या स्टोर किया वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ह्यूज डेटा होता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे इतनी सेवरल शीट्स होती है कि हर एक जो व्यक्ति जो सीडी यूज कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज है, उसको मस्ट हैव नॉलेज कि कौन सी चीज कहां पे जाके हमको सर्च करनी, कौन सा डेटा कहां जाके मिलेगा, कौन से फोल्डर में मिलेगा, कहां पे फाइल रखी हुई है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम कहां हम फेस करते थे? सीडी के अंदर। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 मार्क क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जी, पर कैपिटा इनकम का लिमिटेशन हम पढ़े, इससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि पर कैपिटा इनकम कैसे आती है। तो पर कैपिटा इनकम आती है नेशनल इनकम, मतलब हमारी जो देश की नेशनल इनकम है वो, एंड डिवाइड बाय, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन। क्या करेंगे? पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। बेटा जी एक चीज क्लियर है, यहाँ पे एक चीज क्या क्लियर है, मैं वापस से इसका फॉर्मूला लिखूं, ये निकल गया। चलो, पर कैपिटा कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ नेशनल इनकम, कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है नेशनल इनकम, और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? पॉपुलेशन से। तो एक चीज समझ लो कि जो लिमिटेशन नेशनल इनकम की होती है, जो लिमिटेशन किसकी होगी? लिमिटेशन होगी नेशनल इनकम की, वो इनडायरेक्टली लिमिटेशन किसकी हो जाएगी? पर कैपिटा इनकम की भी हो जाएगी। ओके, दूसरी चीज, ये जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन एक देश की पॉपुलेशन होती है। क्या ये हर साल कैलकुलेट की जाती है? नहीं, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? एवरी 10 ईयर। कैसे, कब कैलकुलेट की जाती है? एवरी 10 ईयर। तो उस बीच के सालों का क्या, जैसे अभी इस साल हमारे देश की कैलकुलेशन होगी ना कि टोटल पॉपुलेशन कितनी, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर पे फिर मालूम पड़ेगा कि पॉपुलेशन कितनी है। तो बीच के जो 9 साल गए उसका क्या? तो उसका कोई नहीं होता, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ रही तो इतने परसेंट होगी। तो ये एवरी 10 ईयर कैलकुलेट की जाती है, मतलब कि ये एवरी ईयर कंप्यूट नहीं की जाती। क्या? कंप्यूट नहीं की जाती, एवरी ईयर कंप्यूट नहीं की जाती। ओके जी। तो देखो अब मैं आपको ना, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, अब मैं आपको थियरी समझाता हूं। देखो यहाँ पे थियरी की मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पे ओनली एस्टिमेट्स क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? एवरी 10 ईयर, मतलब फॉर अदर, मतलब जिस साल वो कैलकुलेशन नहीं हुआ पॉपुलेशन, उस साल ये पॉपुलेशन क्या होगा? एस्टिमेट होगा। ठीक है, एस्टिमेट होगा, जिससे क्या होगा? ये हमारी एक्चुअल फिगर नहीं आएगी। क्लियर है ना? कंसेप्ट मगज में बैठेगा और थियरी बहुत मजा आएगा। पर कैपिटा इनकम ये क्या बताता है? ओनली एवरेज। बेटा जी अगर मैं बोल रहा हूं कि देश की पर कैपिटा इनकम 30,000 है, कितनी है? देश की पर कैपिटा इनकम है 30,000, क्या इसका मतलब है क्या रुपीस 30,000 पर कैपिटा 3,000 पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है?
अगर मैं ये बोलता हूं कि देश की पर महीने की पर कैपिटा इनकम सपोज 30,000, क्या इसका मतलब है कि क्या मुकेश अंबानी भी 30,000 अर्न करता होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि अगर पर कैपिटा इनकम सपोज 1 लाख है, क्या है पर कैपिटा इनकम रुपीज 1 लाख है, तो क्या कोई जो लारी चला रहा है, कोई सब्जी बेचने वाला है, तो क्या वो पर महीने कोई मजूर है, कोई लेबर है, तो क्या वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा होगा? नहीं नहीं नहीं। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये तो बताता है कि कोई ऑन एन एवरेज इतना लोग कमा रहे हैं, क्योंकि देश में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, किसी को इनकम कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को बहुत ज्यादा मिलती है और किसी को तो कुछ ज्यादा ही मिल जाती है। तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। कैसा होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? जी होना ही चाहिए। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? कोई काम करेगा ही नहीं। अगर इक्वल सभी को, जैसे डॉक्टर को भी उतनी सैलरी दोगे जितनी लेबर को दे रहे हो, तो कोई डॉक्टर क्यों बनेगा? लेबर बन के ही उतनी सैलरी मिल रही है। तो देश में अनइक्वल, कोई भी कंट्री में जाओ वहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीइंग अनइक्वल ये होना अच्छी बात है, क्योंकि जो अगर आपको ज्यादा अर्न करना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज को समझना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जो कंट्री की निकलती है ना, वो एक्चुअल नहीं होती। क्या वो एक्चुअल नहीं होती? तो बस यही है, पर कैपिटा इनकम क्या बताता है? ओनली एवरेज बताता है। यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? अनइक्विटेबल होता है, जिसके कारण हमको एक्चुअल में नहीं मालूम पड़ता। अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर, सुनना ध्यान से सुनना मेरा बेटा जी, कि लास्ट ईयर 30,000 थी, इस बार पर कैपिटा इनकम 40,000 है। अरे वाओ, इस बार 10,000 लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। वाह वाह, क्या कंट्री ने ग्रोथ किया। अरे नालायक बच्चे, यहाँ पे ये एवरेज है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि गौतम अदानी ने बहुत अच्छा काम किया हो, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी पर कैपिटा उनकी नेशनल उनका इनकम बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। समझ गए? तो पर कैपिटा इनकम बढ़ना दैट डज नॉट मीन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये 2 लिमिटेशन थी। कैसा लगा? मजा आया ना? ओके, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। और बेटा मैंने एक चीज नोट की है, आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, आपके व्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन है ना आप सब्सक्राइब नहीं करें। एक चीज समझना, सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन पे जो क्लिक करोगे तो उसका सबसे बेनिफिट आप ही को होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट से ही कर रहे हैं, आपको 90% को स्कोर कराने के लिए हम सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। और हमारे हर एक वीडियो के अंदर बहुत मेहनत लगती है, हम उसको बहुत इजी वे में आपको समझ आए, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, उस तरह से कब बना रहे हैं। तो बेटा अगर आपने क्या किया होगा, अगर सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को और बेल आइकन पे हिट करके रखा, तो जब भी हमारे जो वीडियोस हैं हम यहाँ से जब सेंड करेंगे तो डायरेक्टली आपके जो मोबाइल है इस पर पॉपअप आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन से आप देख पाओगे अच्छा ये वाला वीडियो है, ये तो मेरे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए था, ये तो बहुत रिक्वायरमेंट है, खाली कोटा मैं इसके लिए बहुत टेंशन ले रहा था, मेरे को तो बनाया एकदम सर ने अच्छी तरह से ये यहाँ पे समझाया, ये बेनिफिट होगा देखो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करके रखो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना हमारे, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करना? कोई रीजन थोड़ी है कि सब्सक्राइब करने से करो। अरे जब एक अच्छा नॉलेज मिल रहा है, एक बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या बुरी? तो सब अभी की अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट बेल, लोग बच्चे बोलते हैं सर सब्सक्राइब तो किया हुआ है, अरे तो बेल आइकन पे हिट करके रख। बेल आइकन से क्या होता है, जैसे हमारे कोई घर में आता है तो पहले बेल बजाता है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, और अगर बेल नहीं होगी तो क्या होगा, वो बाहर से चला जाएगा। वैसे हम जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे बेल आइकन पे हिट होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, बाकी तो आप समझदार हो, आपको क्या करना है वो आपको मालूम है। ओके जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये क्वेश्चन तो बहुत, मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा इसके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग द पुअर्टी लाइन। मतलब कोई भी जो पॉपुलेशन है ना, देखो बेटा जी, जो पुअर्टी एक है ना, हम पुअर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने पुअर्टी लाइन ड्रॉ की कि 30,000 कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। अगर जितने भी व्यक्ति अगर
ये 30,000 से कम कमा रहे, दे आर सेड टू बी पुअर, उसी को बोला जाता है पुअर्टी लाइन। हम वो संख्या को बढ़ने नहीं देंगे, हम वो संख्या को बढ़ने नहीं देंगे। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी, हम देश के अंदर इनइक्वालिटी नहीं होने देंगे। सर आपने तो बोला कि इक्वालिटी इक्वल तो होती नहीं, बेटा जी इक्वल नहीं होती, लेकिन अनइक्वल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के 1% व्यक्ति क्या हो उनके पास 90% इनकम चली जाए और देश के 99% वालों के पास सिर्फ 10% इनकम रह जाए, ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे हम ज्यादा अनइक्वलिटी को नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते रहेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। चलो 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 फटाफट बोलो मेरे साथ, क्या होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, देश में अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, उसी को बोले जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए होगा, नहीं नहीं, ये होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द इन्फ्लेशन। बेटा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो ऑफ कोर्स वो खाएगी पिएगी, चीजों की डिमांड भी करेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना, डिमांड बढ़ा लेकिन देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, देश के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगी, डिमांड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसके सामने सप्लाई क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा बन जाएगा। तो जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई नहीं बढ़ता है, उससे क्या होती है, इससे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है, लोग मांगते हैं लेकिन सामने सप्लाई नहीं आता, जिसके कारण क्या होता है, सपोज कि अगर 100 मकान की जरूरत है और सामने 10 मकान का ही प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 100 हमको मकान चाहिए, उसके सामने 10 बिल्डिंग का प्रोडक्शन हुआ, तो लोग क्या करेंगे, ये 10 को खरीदने के लिए ज्यादा बीड करेंगे कि मेरे को दे दो, मैं ज्यादा पे करूंगा। इससे क्या होगा, अननेसेसरी प्राइस उसका बढ़ जाएगा एंड दैट लीड टू, उससे प्राइस बढ़ेगा गुड्स का और दैट लीड टू इन्फ्लेशन। क्लियर है? चलो वापस से, क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, तो मेरी डिमांड बढ़ेगी लेकिन सामने सप्लाई नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ेगी, स्कैरसिटी बढ़ेगी, और स्कैरसिटी बढ़ी तो क्या होगा, चीजों के प्राइस बढ़ेंगे और चीजों के प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन। मजा आया ना? व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश, देखो बेटा जी यहाँ पे मैंने वैसे तो लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको भी याद करना और शॉर्ट में ये आप ये ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर जब है ना रॉ मटेरियल जो लगता है ना फिनिश गुड्स के अंदर, जितने भी सपोज कि यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल लगते हैं जिससे ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, अगर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है, इनपुट की प्राइस बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगा हो जाएगा। अब वो उतने में नहीं प्रोड्यूस होगा जो सस्ते रेट में पहले इनपुट खरीदा था। पहले इनपुट सपोज 1 2 3 4 4 इनपुट लगते हैं, चारों इनपुट उसको 100 रुपए में पड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसलिए सपोज कि वो 110 रुपए में बेचा था, कितने में, 100 रुपए में बनता था 110। अब ये जो इनपुट है ना 1 2 3 4, इसकी कॉस्टिंग बढ़ के कितनी हो गई, सपोज कि 120 हो गई, क्या अब ये 110 में बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, इसको अपनी प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, 130 140 जो भी करना चाहे। मतलब कि कहने का मतलब 110 में तो बिल्कुल ही नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि जब इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स उसको बढ़ाने पड़ते हैं, उसी को बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मस्त टकाटक। ओके, कमेंट में लिखो मजा आ रहा था सर, टकाटक पढ़ा रहे हो, कैसा टकाटक पढ़ा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ओनली क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंक के सेंट्रल बैंक हमारा कौन होता है, बोलो कौन होता है? आरबीआई होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स के नेम देने। बेटा जी पहला तो इसके हम नेम दे, इससे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर क्या होता है। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब ऐसा मेजर जिसका जो इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट किसको करता है, एंटायर इकोनॉमी को। इसको इंपैक्ट करेगा मतलब वो जो भी डिसीजन लेंगे ना उसके कारण एंटायर इकोनॉमी को इंपैक्ट पड़ता है, जिसलिए उसको और क्या बोला जाता है, उसको जनरल मेजर भी बोलते हैं। जनरल मेजर, यस सर। तो यहाँ पे जनरल मेजर एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स भी बोलते हैं। इसके कौन कौन से अलग अलग नाम है? इसके नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट द शॉक।
यहाँ पे अगेंस्ट अगेंस्ट फ्रॉम द एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज अमोंग द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा जी इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चैप्टर लगता है टफ, बताओ कमेंट में कि सर ये उसका वन शॉट करवा दो, क्योंकि बच्चों को कुछ चैप्टर्स अभी भी बहुत टफ पड़ते हैं। तो जैसे हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 एग्रो फॉरेस्टेशन नया आया है, अगर वो पढ़ने में 5 नंबर का होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ने या 5 नंबर का। अरे मैं बोलता हूँ इससे सिंपल, इससे छोटा कोई चैप्टर ही नहीं है। हाँ सच में, अगर आप छोड़ रहे हो ना, छोड़ने की तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिखो सर इसका वन शॉट बना दो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है वन शॉट की, तो मैं उसका वन शॉट बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे को बताना कि आपको कौन से कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर तकलीफ हो रही है, तो कमेंट में जरूर से बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक के ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसके सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से? तो पहला है एजेंसी। एजेंसी मतलब वो क्या करती है? यूटिलिटी एंड एजेंसी सर्विस देती है, मतलब एजेंसी की सर्विस देती है। अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है, बैंक बोलती है वहां पे जाने की जरूरत नहीं, हम मीडियम है, आप हमको दो, हम आपको उसका पेमेंट भर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका बैंक की साइट के थ्रू पे कर सकते हैं, आप मोबाइल चार्जेस उसके थ्रू पे कर सकते हैं। ये सब एजेंसी सर्विस हुए। यहाँ पे और क्या दे रही है आपको? एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने 11th में पढ़ा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दे रही है, अंडर राइटिंग कमीशन दे रही है, टैक्स पेमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई टैक्स पेमेंट करना है तो वो भी आपको यहाँ पे मदद करती है। आपको लॉकर की फैसिलिटी देती है, अगर कितनी बार होते हैं ना हम अपनी ज्वेलरी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा रखते हैं? बैंक के अंदर, तो वो क्या दे रही है? लॉकर फैसिलिटी। देन आपको देती है माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस, मतलब जो छोटे बिजनेस है उनको छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस मतलब लोन देना एक प्रकार का। इश्यू डिमांड ड्राफ्ट देती है, डीडी बना के देना, पे ऑर्डर बना के देती है। तो ये सब क्या होगा? एजेंसी और या तो यूटिलिटी सर्विस। उसके अलावा दूसरी सर्विसेज कौन सी है जो चेंजिंग टाइम के हिसाब से देती जाए? तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम बैंक के अंदर पहुंचते थे, ये बैंक को देते थे चेक क्लियर होने में लगते थे 3 से 4 दिन। अब वो सिस्टम नहीं हट गया। तो पहले बैंक के अंदर भागते थे, भाग के हम अपनी पासबुक, बैंक के अंदर बैलेंस कितना, पासबुक भराओ, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, बैंक के अंदर वहां पे जाके हमने किसी का चेक लिया, चेक बैंक में जमा किया, अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ उसके लिए पासबुक, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज के लिए बैंक भागते थे। लेकिन चेंजिंग टाइम के कारण क्या हुआ, अब बैंक ने क्या दे दिया हमको? कोर बैंकिंग दे दी। इससे क्या हुआ? कोर बैंकिंग से आप इजीली एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू आप इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर विदाउट एनी ट्रबल। ओके, आपको अगर कोई भी पेमेंट ऑफ गुड्स करना है, बाय गुड्स करना है, बुक टिकट करवाना, वो भी आप क्या करो? बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप होती है उसके थ्रू कर सकते हो। आपको है ना सेफ डिपॉजिट, लॉकर एंड डीमेट अकाउंट। डीमेट किसके लिए होता है? शेयर्स के लिए। आप ये पढ़ोगे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो वहां पे डीमेट अकाउंट की सर्विसेज भी देती है। डीमेट क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो। डीमेट मतलब जब हम डीमटेरियलाइजेशन होता है कंसेप्ट। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब जब हम फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, उसी को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ओके जी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? बैंक के सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन सा है? एक एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस देना, एंड दूसरा क्या देना? वेरियस फैसिलिटीज जो चेंजिंग टाइम के हिसाब से चाहिए होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, लिमिटेशन ऑफ पुअर्टी लाइन। बेटा जी पुअर्टी लाइन की क्या लिमिटेशन है? भाई पुअर्टी लाइन मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था? ये हम एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, उससे अगर लोग कम अर्न कर रहे हैं ना, तो उसी को बोलते हैं पुअर्टी लाइन। क्या बोलते हैं? पुअर्टी लाइन। इसके मेजर ड्रॉबैक ये होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर फोकस किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर। सर शकल आपकी थोड़ी छोटी दिख रही है, आंखें नहीं दिख रही है, आंखों से आंखें टकराए फिर हो अंजाम। ओके, तो देखो यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज की बात की है। यहाँ पे हम कोई स्टारवेशन लाइन कोई नहीं, ये बोलते हैं ये पुअर्टी की लाइन कम दिखती है और स्टारवेशन की लाइन कि भाई आप कितनी कैलोरी कंजम्पशन कर पा रहे हो, सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कैसे बकवास डेफिनेशन की है? ये पुअर्टी लाइन नहीं है, ये तो वन काइंड ऑफ स्टारवेशन लाइन है, आपकी भूख की लाइन है कि आपने इतना कंजम्पशन किया कि नहीं किया। हम उसको एक्चुअल नहीं गिनेंगे, यही इसकी लिमिटेशन है कि बट द पुअर्टी इज अ इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हंगर इज अ फिजिकल सिचुएशन। इकोनॉमिक के अंदर फाइनेंस टर्म में देखना चाहिए, रूपी टर्म में देखना चाहिए, जबकि हंगर को हम फिजिकल सिचुएशन में देखते हैं। तो ये क्या है? ये एक हंगर को बता रहा है, स्टारवेशन लाइन को बता रहा है। समझे क्या?
ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयड विद द एग्जांपल। बेटा जी अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है जब कोई वर्कर है जो काम करना चाहता है और डूइंग अ वर्क बिलो वन स्किल, मतलब कभी देखो अगर मेरे को सपोज मैं 8 घंटे काम करना चाहता हूँ, मेरे को 4 घंटे का ही काम मिल रहा है, मतलब मैं क्या हूँ, अंडर एम्प्लॉयड हूँ। दूसरा, अगर जो स्किल है एक जैसे एक बंदा है जो कौन है, एक बंदा है जो कौन है कहां से वो आया, चारों दिशाओं में कौन सा गाना है, बाहुबली। तो देखो अगर कोई बंदा है जो क्वालिफाइड है लेकिन डू लोअर लेवल जॉब, अगर वो लो लेवल की जॉब कर रहा है तो उसको भी हाँ ना हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। अगर कोई बंदा है जो 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन सिर्फ उसको 5 घंटे का ही काम मिल रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। ओके, तो ये आपको इसका आपका थियरी है, उसका एग्जाम्पल लिख देने का, ये आपकी थियरी है, उसका एग्जाम्पल लिख देने का। जैसे एक इंजीनियर है जो गैरेज में काम कर रहा है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। ओके जी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं, सोए हुए तो जाग जाओ, अपना हाथ मसल लो, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं बेटा जी, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे पापा मेरे को हमेशा ये गाना बोलते थे कि जब मैं उनको लगता था ना कि ये बैठ के ये थक रहा है, तो मेरे को आके मैं पीठ थपाते थे और बोलते थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे, क्या, कांटों में चल के मिलेंगे साई बहार की, ओ राही ओ राही। ओके, तो मेरे को वो बहुत मोटिवेशन देता था। तो आप भी क्या किया करो, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप है ना कुछ कुछ जो आपको बहुत जो मोटिवेट करते हैं ना, ऐसे गानों को अपने प्लेलिस्ट में रखा करो। कभी भी ऐसा लगे ना कि पढ़ते समय कंटाला है, उसको लगाओ, कान में लगाओ और अकाउंट्स के सॉल्व करो, स्टेटिक्स के सॉल्व करो, वैसे गानों को सुना करो। ओके, चलो मेरे को बताना कि आप में से किस किस ने गाना पहली बार सुना था। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा जी, पहले क्या था, पहले पहले है ना मोबाइल के अंदर कीवर्ड वाले फोन आते थे, उससे क्या होता था, कीवर्ड वाले, और फिर जमाना आ गया टच स्क्रीन का, किसका आ गया, टच स्क्रीन का आ गया, और टच स्क्रीन का आ गया, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी ना ये बंद पड़ गई, क्योंकि लोगों ने इसका डिमांड ज्यादा की, तो इसकी फैक्ट्री चल पड़ी, इसकी फैक्ट्री बंद हो गई। जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ पे गए कि हमको जॉब पे रख लो, लेकिन इसने बोला कि इसका एक्सपीरियंस है क्या, उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो बोले जाओ पहले एक्सपीरियंस लेके आओ। वो गए दौड़ दौड़ के वोकेशनल ट्रेनिंग ली, ऐसा एक्सपीरियंस अर्न किया, और फिर आके वापस यहाँ पे अप्लाई किया टच की स्क्रीन के अंदर, उन्होंने बोला आ जाओ, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सपोज यहां से जब यहां पे गया तो उसको 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा, बिकॉज ही डज नॉट हैव अ नॉलेज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, देन द यूनिट विद द ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, उसको क्या करना पड़ता है, उसको इकोनॉमिक लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस के कारण वो शट डाउन हो जाता है, और शट डाउन के कारण क्या होता है, वो जो वहां के जो लेबर होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। कब तक, जब तक कि वो नई टेक्निक को सीख ना ले। जैसे ही वो नई टेक्निक को सीख लेते हैं वापस से उनको जॉब मिल जाती है। इसलिए अनएम्प्लॉयड किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, जब तक कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं सीख ले, नहीं अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो यही मैंने आपको एग्जांपल बताया था, स्मार्टफोन रिप्लेस विद द ओल्ड मोबाइल विद द न्यू फोन। तो जो भी है यहाँ पे जब वो नई टेक्निक को सीखेंगे उनको जॉब मिल जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया। ऐसा क्यों, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया के लिए मोर एप्लीकेबल क्यों है बेटा, इसलिए क्योंकि 2 प्रकार की टेक्निक होती है। कौन सी प्रकार की टेक्निक होती है, 2 प्रकार की, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लेबर का काम ज्यादा होता है, इंसान ज्यादा काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर मशीनरी काम करती है। आपने देखा होगा ऑटोमेशन सिस्टम, वो सारे जो ऑटोमेशन है ना, मतलब वो कैपिटल इंटेंसिव यूज कर। लेबर इंटेंसिव कहां पे होता है, जब लेबर एक्चुअली जाके वहां पे काम करता। बेटा जो है ना हमारी कौन सी इंडस्ट्री, अगर देखो
ये ना हमारी जो कंट्री है ना वहां पे लेबर बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब लेबर ज्यादा है। तो हम कौन सी, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो कौन सी कंट्री, कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है? कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे क्या होता है, पैसा कम लगता है, कैपिटल कम लगता है, इजीली एस्टेब्लिश हो जाती है, और जहां पे लोगों को हायर किया जाता है, मशीनरी नहीं खरीदते हम। उससे क्या होता है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम कैपिटल पे काम करती है, लेबर का टेक्निक यूज ज्यादा करती है, लेबर को हायर करेगी, लेबर हमारे पास पहले से ज्यादा, उसको हायर करके उसको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा इंडिया के लिए? तो अच्छी बात है ना। तो इंडिया क्यों लेबर इंटेंसिव को करता है? क्योंकि लेबर इंटेंसिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने से लेबर इंटेंसिव अगर टेक्निक यूज करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। बेटा जी, प्रोडक्ट के हिसाब से इंडस्ट्री कौन कौन सी बाइफरकेट होगी? तो प्रोडक्ट के हिसाब से दो प्रकार की इंडस्ट्री होते हैं। कौन कौन सी होती है? एक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होए, चलो आसुदेव, चलो હું થોડું ગુજરાતીમાં વાત કરવાની કોશિશ કરું। મને ગુજરાતી આમ તો આવડે જ છે, થોડી આવડે છે। તમે સાંભળશો તો તમને મજા આવશે। વાહ સર, તમે બહુ કોમેડી ગુજરાતી વાત કરો છો। ચલો, કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી શું હોય છે? કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી मतलब એવા ગુડ્સ જે ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમેબલ હોય છે, જેને આપણે ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમ કરી શકીએ, એવા ગુડ્સને શું કહેવાય છે? કન્ઝ્યુમર ઇન્ડસ્ટ્રી ગુડ્સ કહેવાય છે। मतलब गुड्स विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हम थे कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी मॉल्स वगैरह के अंदर जितने भी गुड्स मिलते हैं, जितने भी शॉपकीपर की दुकान पे जितने भी शॉप मिलते हैं, किराना की दुकान पे जितने भी, मतलब सारे गुड्स जिसको हम कंज्यूम मतलब डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप, ठीक है। अब कंज्यूम मतलब खाना नहीं, लैपटॉप का मतलब मैं लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, हाँ, तो वो भी क्या हो गया? कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे ये वॉच बन गई, हाँ मैंने पहन ली, हाँ जी, तो ये क्या होगा? कंज्यूमेबल गुड्स। तो जो ऐसे गुड्स जो सेटिस्फाई करते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पीपल इज नोन एज अ कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे कि क्या हुआ? घी, ऑयल, शॉप, शैम्पू, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो सारे गुड्स जो क्या होते हैं? रेडी टू यूज होते हैं, रेडी टू सेटिस्फाई हमारी रिक्वायरमेंट को, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। नेक्स्ट गुड्स आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जैसे ग्रे क्लोथ, मतलब कपड़ा पूरा तैयार नहीं हुआ, ग्रे फॉर्म में, अभी उसके ऊपर कपड़ा तैयार होगा, उसके ऊपर कलर होगा, उसकी स्टिचिंग होगी, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये सब क्या होती है? ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। मतलब ये फाइनल गुड्स नहीं होते। फाइनल क्या? जैसे मैंने शर्ट पहना है तो ये फाइनल गुड्स है, लेकिन इसके पहले ये जितनी प्रोसेस से होके निकला है, एक इंडस्ट्री से दूसरे, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरे से तीसरी फैक्ट्री, ये सब क्या थे? इंटरमीडिएट गुड्स थे। ठीक है, जैसे यान है, स्टील शीट है, एंड देन मशीन। तो यान से बनाया स्टील, स्टील से बनाया हमने मशीनरी, तो ये क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ओके जी, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश प्रोडक्शन बोलते हैं, कि ये पूरा फिनिश गुड्स नहीं होता, ये सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में होता है। ओके, ये एक स्टेज इसका अभी भी बाकी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ माइग्रेशन। बेटा, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उसी बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से एक रीजन होता है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब जब क्या होता है? वॉर छिड़ जाते हैं, अनरेस्ट छिड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कोई वॉर करने का सोचे भी ना अब, तो वो सपने में भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि ये आज का भारत है जो घर में घुस के मारता है। तो जब बात यहाँ पे क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि वॉर की। बेटा जी, वो तो अच्छी बात है कि हम घुस के मारते हैं और सामने वाले की बैंड बजा के आते हैं, लेकिन वो स्टेट का सुनो, सपोज ये हमारा इंडिया है, और इंडिया इतना खतरनाक कैसे बन गया? ये हमारा इंडिया है, ये कश्मीर, ये हमारा बंगाल, और ये हमारा केरला साउथ, ये हमारा। तो ये जो आजू बाजू की जितनी भी कंट्रियां होते हैं, जो कंट्री होते हैं, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो यहाँ से अगर कोई अटैक होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? चाइना के वहां से अटैक हुआ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? बांग्लादेश से अटैक हुआ तो प्रॉब्लम कहां से होगी? जितने भी वो जो बॉर्डर को टच करके जितने भी विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही बोल दिया जाता है भाई वॉर छिड़ गया है, आप ये जगह खाली कर दो,
ये अब सेफ नहीं है। तो लोगों को, जो बेचारे लोग इतने साल से वहां रह रहे थे, अपना पूरा पूरा बोरिया बिस्तर उठा के दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उसी को बोला जाता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का के कारण हो रहा है वॉर और अनरेस्ट के। यहाँ पे क्या होगा, अनरेस्ट हो गया है, यहाँ पे पीपल माइग्रेट हो जाते बिकॉज दे डू नॉट हैव टू लिव कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी। मतलब क्योंकि वो क्या होते हैं, अगर वो वहां पे रहेंगे तो हमेशा उनको फियर रहेगा, हमेशा इनसिक्योरिटी हो रहेगी, इसलिए वो पीस के लिए, शांति के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अवॉइड फ्रिक्शन। अवॉइड फ्रिक्शन मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे आए दिन राइट होते हैं, फ्रिक्शन अकर होते हैं, दंगाबाजी होती रहती है, ठीक है, आग वाग लगाते रहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही लाइफ मिली है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ कारण से अगर राइट हो रहे हैं तो क्या करते हैं लोग, जो जो नहीं चाहते हैं ये दंगे प्रसाद का पार्ट होना, वो वहां से छोड़ के दूसरी जगह वाले प्लेस पे चले जाते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉज ऑफ माइग्रेशन है, जिसके अंदर वॉर एंड अवॉइड फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं, दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। ओके, हमारे आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46। ये बेटा जी है हमारा पेपर नंबर 12 का। एक मिनट। ओके बेटा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूज ऑफ दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क क्या होता है बेटा जी, पहले तो मैं इसका यूज बताता हूँ। ये क्या होता है दशपर्णी अर्क, ये हमारा ना स्प्रे किया जाता है, ये आप देख रहे हो, स्प्रे ऑन द क्रॉप। जब हम इसको स्प्रे करते हैं, और इसको स्प्रे कैसे करना है, तो इसके लिए हमको लेना है 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क। ये हमको हम कैसे बनता है वो नहीं पूछा, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाते। हमको जो 6 से 8 लीटर अर्क लेना है, उसको पानी में मिक्स करना है 200 लीटर पानी में। उसको 200 लीटर पानी में मिक्स कर दो अच्छे से, और आप 1 एकड़, मतलब जो आपका जमीन का एरिया है, अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसमें ये आराम से छट जाता है। तो 1 एकड़ के लिए कितना चाहिए, 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क, 200 लीटर का वाटर, उसको आप मिक्स किया और उसको आप क्या करो, पेड़ के ऊपर छिड़काव करना, जिससे जितने भी कैटरपिलर हैं, इंसेक्ट हैं, ट्रिप्स हैं, फंगीज हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो है ना, ये इफेक्टिव अप टू 6 मंथ तक रहता है। तो बेटा जी देखो, यहाँ पे स्प्रे करना है 6 to 8 लीटर दशपर्णी अर्क, उसके अंदर आपको क्या मिक्स करना है, 200 लीटर का वाटर। कब तक चलेगा, 1 एकड़ एंड तक आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ये किसको किल करेगा, कैटरपिलर, इंसेक्ट, ट्रिप्स एंड फंगीज को। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, स्टीर द मिक्सचर ईच टाइम। तो जब भी आप इसको यूज करो तो आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब वो बैठ जाए तो उसे पानी, उसको कपड़े से छान देना है, उसको क्लोथ से छान के उसका पानी निकाल देना है, और जो पानी है उसको आपको पेड़ों के ऊपर छिड़काव करना है, ठीक है। तो ये आप कब तक यूज कर सकते हैं, यूज अप टू 6 मंथ्स। तो ये पानी का जो है 6 महीने तक आपके पास चलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको वापस इस क्वेश्चन पे लाए, इसके अंदर अगर आप ध्यान से पूछोगे ना, यहाँ पे इसका यूज क्या है, तो ये किल करने हैं किसको, कैटरपिलर, इंसेक्ट, ट्रिप्स एंड फंगी, बस ये इसका आंसर है। लेकिन आपको इसमें ये भी लिख दो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि भाई आपको क्या करना है, दशपर्णी अर्क के साथ 200 लीटर वाटर लेके उसको क्या करना है, उसका छिड़काव करना है, जिसके ये फायदे हैं। और इसकी वैल्यू, ये जो दशपर्णी जो हमने छिड़काव किया वो 6 महीने तक चलता है, बस इतना सा है। 2 नंबर सबसे मजेदार है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चिलीज आर प्लांटेड इन एग्रो फॉरेस्ट मॉडल। बेटा जी, हमारा एग्रो फॉरेस्ट मॉडल होता है ना, उसके अंदर कितने प्रकार की चिलियां उगाई जाती है। तो ये जो पूरा एग्रो फॉरेस्ट मॉडल होगा, उसके अंदर 640 प्लांट्स होते हैं चिली के। कितने प्लांट्स होंगे, 640। उसमें 200 कैप्सिकम प्लांट्स होंगे, 200 कलर चिली होगी, और 240 पेपर प्लांट्स होंगे। ओके, बोलो कितने कितने कितने, 640। 640 कितना होगा, 640। उसमें 200 कैप्सिकम, 200 चिली, 240 पेपर प्लांट्स होंगे। तो बेटा जी यहाँ पे हमने किया हमारा पेपर नंबर 5 का धमाकेदार रिवीजन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से करिए, कमेंट में लिखिए, बताइए कि सर मजा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए, हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो बेटा जी, और एक चीज मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स दिए, उसको डाउनलोड जरूर से करना, आपके बेनिफिट के लिए होगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा।